नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। दोस्तों, इस क्लास से पहले हमने कल 1-2 दिन पहले क्लास बनाई थी रीट L1 के सभी क्वेश्चंस को लेकर। लगभग हमने उसके 100 क्वेश्चंस के आसपास उसकी बात की है। उसके 2 वीडियो हमने बनाए, तो आप दोनों वीडियो को देखना। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ एक वीडियो में, जब आप पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें लगभग 86 क्वेश्चन या 87 क्वेश्चन की हमने बात की है, और बाकी के क्वेश्चंस की उसके बाद जो वीडियो अपलोड किया गया है, जो कि कल किया गया था, उसमें हमने बात की है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो रीट L2 की बारे में बात करने जा रहे हैं। किसकी? रीट L2। और L2 का कब? 28 फरवरी 2025 को थर्ड शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था, यानी 28 तारीख को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उस पेपर की बात करने वाले हैं। इस पेपर के लगभग हम 100 क्वेश्चंस के आसपास की बात करेंगे इसी वीडियो में। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के क्वेश्चन से। देखिए, आपके एक बात क्वेश्चन था कि हमने शब्द क्या है। हमने शब्द क्या है? तो हमने शब्द है सर्वनाम। उसके बाद हमने कि मुक्त का विलोम शब्द क्या होता है, तो 4 ऑप्शन थे। बद्ध, आपके 4 ऑप्शन इस प्रकार थे वहां पे कि बद्ध, कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण। तो वहां पे आंसर होगा बद्ध। क्या आंसर होगा? बद्ध। उसके बाद बात करें प्रकृति शब्द क्या है, तो प्रकृति शब्द संज्ञा है। क्या है? प्रकृति शब्द संज्ञा है। उसके बाद बात करें आदमी शब्द क्या है। आदमी शब्द में आपके पास वहां ऑप्शन में थे जैसे कि देशज, विदेशी, तत्सम या तद्भव। तो यहाँ पे आंसर होगा विदेशी शब्द। कौन सा है? विदेशी शब्द। फिर अगला सवाल था 5वां कि निम्न में से उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है। क्या था? उपसर्ग वाला शब्द। अब उपसर्ग में आपके पास ऑप्शन थे जैसे रहस्य, पूर्वाग्रह या विज्ञान या सभ्यता। तो वहां पे विज्ञान सही आंसर रहेगा, क्योंकि वी प्लस ज्ञान, तो वी इसमें उपसर्ग आ जाएगा। उसके बाद बात करें 6ठा क्वेश्चन, तिरोहित शब्द का अर्थ क्या होता है, तो तिरोहित का अर्थ होता है लुप्त। क्या होता है? तिरोहित का लुप्त। उसके बाद बात करें राजस्थानी बोली है, मतलब 4 ऑप्शन था आपके पास, उसमें से बचाना था कि निम्न में से राजस्थानी बोली कौन सी है। तो वहां पे आपको ऑप्शन थे जैसे छत्तीसगढ़ी, मागरी, बुरेली और एक हाड़ौती। तो पता चल रहा है कि हाड़ौती क्या राजस्थानी बोली है। उसके बाद बात करें 8वां क्वेश्चन क्या था? मुहावरा था कि परेशानी के बाद परेशानी आना। तो मुहावरा कौन सा था? तो इसमें था कोड में खाज होना। क्या है? कोड में खाज होना। उसके बाद बात करें व्याकरण शिक्षा का प्रारंभ कब से करना चाहिए, तो व्याकरण शिक्षा का प्रारंभ कक्षा 6 से करना चाहिए। उसमें ऑप्शन था आपके पास कक्षा 6 से। उसके बाद बात करें 10वां संस्कृति में संधि विच्छेद क्या था, तो सम प्लस कृति। सीधा ऑप्शन में था, आसान सवाल था, सम प्लस कृति। उसके बाद था कि निम्न में से 4 शब्द दे दिए थे आपको, पुल्लिंग कौन सा था। क्या है? पुल्लिंग वाला, जिसमें आपके पास ऑप्शन में जैसे शक्ति, अग्नि, धन, एक और ऑप्शन नंबर था याद नहीं रहा, धन। तो वहां पे आपका आंसर क्या था? धन, क्योंकि धन शब्द पुल्लिंग शब्द है, बाकी स्त्रीलिंग है। उसके बाद एक शब्द था बहिन शब्द का पुल्लिंग में क्या होगा, बहिन शब्द का पुल्लिंग होगा बहनोई। क्या होगा? बहनोई। बहनोई इसमें सही आंसर होगा। उसके बाद बात करें, एक सवाल था कि और शब्द क्या है, मतलब कैसा शब्द है, तो समुच्चय बोधक है, यानी कि 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है और, तो इसलिए समुच्चय बोधक शब्द आ गया। उसके बाद एक सवाल था कि विजयदान देता की पुस्तक कौन सी है, तो आबेकू हिटलर। कौन सी? आबेकू हिटलर वाला ऑप्शन उसमें एकदम सही आंसर होगा। उसके बाद बात करें 15 सवाल, उदार शब्द के पर्यायवाची कौन से थे ना, उसमें 3-4 पर्यायवाची दे रखे थे जैसे दानशील, सरल, दयावान। ये इस तरह के ऑप्शन थे, वो एकदम सही आंसर होगा। तो किसका? उदार शब्द के पर्यायवाची। उसके बाद था कि लाभ हानि में समास कौन सा होगा, तो लाभ हानि में समास होगा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास इसमें सही आंसर होगा। उसके बाद था कि 17वां सवाल था कि प्लेवे पुस्तक किसकी थी, तो कोल्डवेल कुक की। किसकी? कोल्डवेल कुक महोदय की पुस्तक थी। उसके बाद था कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि का संबंध किससे होता, तो मूल्यांकन से संबंध है। किससे? मूल्यांकन से। उसके बाद है कि एक राजस्थानी शब्द था अणुता। बोलते ना राजस्थान में अणुता। तो अणुता का राजस्थानी शब्द का अर्थ क्या होता है? अधिक। क्या होता है? अधिक। उसके बाद एक शब्द था कि 4 ऑप्शन दिए थे आपको, उनमें से पहचान करना था कि जो जिसका बहुवचन रूप नहीं बनाया जा सकता। तो उसमें एक ऑप्शन था मनुष्य। क्या था? मनुष्य, घोड़ा, मशीन। क्या था? मनुष्य, घोड़ा, मशीन, एक और शब्द था शायद, तो उसमें मनुष्य सही आंसर होगा, क्योंकि मनुष्य का बहुवचन शब्द नहीं बनाया जा सकता, मनुष्य खुद एक बहुवचन शब्द है। ठीक है। उसके बाद आता है कि एक अगला सवाल था 21वां सवाल कि प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो आप सभी को पता है महात्मा गांधी ने भी इस पर जोर दिया था। क्या दिया था कि मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए बच्चे को, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद बात करें 22वां कि वाक्य में शब्द छूटने पर, यानी कि जब हम कोई वाक्य लिखते हैं उसमें कोई शब्द छूट जाता है तो वहां पे कौन सा विराम चिन्ह काम आता है, तो हंसपद आता है ना, ऐसा कुछ चिन्ह आता है ना ये। उसके बाद अगला सवाल है 23वां कि इंसान के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, तो इंसान के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? मानव, मनुज, मानस। ये सब तो लगभग सवाल सब थे हिंदी के। किसके? हिंदी के लगभग 23 सवाल थे। अब बात करते हैं आगे की एसएसटी में कौन कौन से सवाल थे। तो वीडियो पे बने रहिए, और वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दबा के,
जैसे आपने पहले वीडियो को अच्छे खासे दिए, अच्छा खासा प्यार दिया, उसी तरह इसको भी सबके साथ शेयर कर दीजिए। और आपका स्कोर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना कि आपका स्कोर कितना, कितने क्वेश्चंस आपके सही बैठ रहे हैं, ठीक है। और इसी बीच बता रहा हूं, आप सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है के एजुकेशन हब, के एजुकेशन हब। यहाँ पे आपको सारी अपडेट फाइलें, सारी पीडीएफ फाइलें सब आपको फॉर्मेट में मिलेगी। बाकी सभी आने वाली वैकेंसीज के बारे में पूरी डिटेल पूर्वक जानकारी इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 24वां क्वेश्चन क्या है। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है, एसएसटी में था कि घुघरी, इमली, गजक ये किस पहाड़ियों के नाम है, मतलब इनका संबंध किससे है। क्या था, घुघरी, इमली, गजक, इन सबका संबंध किससे, तारागढ़। और तारागढ़ कहां पड़ता है, अजमेर। एक तारागढ़ बूंदी में भी है, लेकिन ये अजमेर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखिए 25वां सवाल था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता, तो ये होता 1931 का सही आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए 26वां सवाल था कि 61वां संविधान संशोधन का संबंध किससे था। तो 61वां संविधान संशोधन का संबंध था कि इसमें एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, किसकी, वोटिंग के लिए। 61वां संविधान संशोधन ये होता 1989 में, और इसमें क्या किया गया था, 21 वर्ष से घटाकर वोट करने की उम्र 18 वर्ष की गई। क्या की गई थी, 21 वर्ष से घटाकर वोट करने की उम्र 18 वर्ष की गई थी, ऐसा ऑप्शन था ना, वही इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए 27वां कहता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ तो 2015 में। कब, पीएम कौशल विकास कार्यक्रम, और ये प्रारंभ हुआ 2015, इसका सही आंसर है। उसके बाद बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल था कि बेणेश्वर धाम पे, मतलब बेणेश्वर धाम का सवाल था एक, जिसमें 3 नदियों का संगम कौन सा स्थल है, तो बेणेश्वर धाम, है ना। किसका सवाल था, बेणेश्वर धाम का, बेणेश्वर धाम में। और 3 नदियां कौन सी आती है यहाँ पे, सोम प्लस माही प्लस जाखम, इन तीनों का त्रिवेणी संगम क्या था, बेणेश्वर धाम, सही आंसर है इसका। अगर देखिए 29वां सवाल, 29वां है कि मावट आती है, कब आती है, शीत ऋतु में होने वाली बरसात। मावट क्या है, मावट ये क्या है, शीत ऋतु की वर्षा। क्या है, शीत ऋतु में वर्षा क्या है, मावट कहलाती है। उसके बाद था कि जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है, बीकानेर में। जिप्सम वाले सवाल का क्या आंसर होगा, बीकानेर। क्या होगा, बीकानेर। उसके बाद था कि लोकसभा में एसटी की आरक्षित सीटें कितनी है, तो 47। लोकसभा में एसटी की आरक्षित सीटें कितनी आएगी, 47। कितनी, 47। और जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब भी करते रहना, इसको इतना सपोर्ट करते रहना। उसके बाद अगले सवाल की बात करते हैं। 31 सवाल की बात कर चुके हैं, और क्लास को हम थोड़ा जल्दी खींच रहे हैं ताकि क्लास आपके लिए बड़ी नहीं हो, ठीक है। इसके बाद आइए, इसके बाद अगला सवाल है 32वां, और 32वां सवाल क्या बोलता है कि गजेंद्र मोक्ष का चित्रण कहाँ है, मतलब एक था ना गजेंद्र मोक्ष का चित्रण कहाँ है, तो उसमें एक ऑप्शन था आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर, वो उसका आंसर सही है। गजेंद्र मोक्ष का चित्रण, और ये कहाँ है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखिए 33वां सवाल क्या है कि था कि सुलह ए कुल की नीति क्या है, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई, तो उसमें ऑप्शन था आपके अकबर, तो अकबर इसका सही आंसर होगा। अकबर क्या है इसका सही आंसर, अकबर। उसके बाद अगली बात करते हैं
34 सवाल की सवाल था कि अशोक की विजयों का उल्लेख कौन से स्तंभ पे था? 13वें अशोक स्तंभ पे। अशोक की विजयों का उल्लेख तो कौन से स्तंभ पे था? 13वें पे। क्या है? 13वें पे। उसके बाद अगला सवाल, 35वां सवाल देखिए कि कौन सा मौलिक अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित था? तो उसमें एक सीधा ऑप्शन था शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें सीधा लिखता हूं बच्चों से संबंधित मौलिक अधिकार, बच्चों से संबंधित मौलिक अधिकार। और कौन सा है वो? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और कौन सा अनुच्छेद होता है? अनुच्छेद 23-24। ठीक है। उसके बाद बात करें अगला सवाल 36वां। और 36वां सवाल क्या था कि राजस्थानी भाषा का संबंध किससे? हार्ड होती है। हमने वैसे बात कर ली। तो राजस्थानी भाषा का संबंध किससे? हार्ड होती है। राजस्थानी भाषा का संबंध किससे? हार्ड होती है। उसमें ऑप्शन था ना, वो आंसर होगा। अगला 37वां सवाल देखिए कि राजस्थानी शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो जॉर्ज ग्रेसन द्वारा। राजस्थानी शब्द, क्या आंसर होगा? जॉर्ज ग्रेसन। उसके बाद आता कि भोजी लंबरदार का संबंध कौन से प्रजामंडल से? तो भरतपुर प्रजामंडल इसका एकदम सही आंसर है। 38वां सवाल क्या है? भोजी लंबरदार का संबंध किससे होगा? भरतपुर प्रजामंडल से। भरतपुर प्रजामंडल से। उसके बाद अगला सवाल था कि शिकार नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो सहरिया। क्या है? शिकार नृत्य का संबंध किससे? सहरिया जनजाति। किससे? सहरिया जनजाति से। उसके बाद है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है। कहां पे? सारनाथ। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ। तो अब तक कितने सवाल हो गए? 40 सवाल। ठीक है। देखते ही आगे सवाल बात करते हैं। 40 सवाल हो चुके हैं। और वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद अगला सवाल है, कहां तक गए? हाँ, सारनाथ। अगला सवाल 41वां सवाल था कि अरावली की स्थिति क्या है? तो दक्षिण पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की तरफ फैली हुई अरावली। क्या थी? अरावली की स्थिति। और क्या ये? दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व। इसका सही आंसर है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि अगला सवाल था कि शुष्क कृषि का मतलब शुष्क कृषि के संबंधित एक सवाल था। उसमें एक ऑप्शन था जैसे कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहां होती है वहां शुष्क कृषि की जाती है। शुष्क कृषि तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा। उसके बाद अगला सवाल देखिए 43वां क्या बोलता है कि अनुच्छेद 137 का संबंध किससे था? एक सवाल था ना कि अनुच्छेद 137 का संबंध तो सर्वोच्च न्यायालय से, इसका कुछ ऑप्शन था उसका। अनुच्छेद 137 का संबंध, अनुच्छेद 137 का संबंध तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित ऑप्शन था। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल था 44वां कि 91वां संविधान संशोधन 2003 का संबंध मतलब कितना परसेंट मंत्रिमंडल होता है? तो 15% आरक्षित होता है। कितना? 91वां संविधान संशोधन 15% आंसर था इसका। 15% मंत्रिपरिषद अधिकतम आकार होता है, आकार से संबंधित मंत्रिपरिषद। तो उसके बाद अगला था कि शिवालिक पहाड़ियों के निचले भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक तो इसको तराई कहते हैं। शिवालिक पहाड़ियों के निचले क्षेत्र तो क्या कहलाता है? वो तराई। अगला सवाल देखिए 46वां क्या है
कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस चित्रकला से संबंधित है? तो मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है इसका संबंध। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में आता है ये। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसका संबंध किससे? मेवाड़ चित्रकला से। अगला सवाल देखिए, छोटे से होगा कि अहमदाबाद मतलब बहुत सॉरी ये था कि अहमदाबाद से संबंधित संत है, तो अहमदाबाद से संबंधित संत कौन से थे? दादू दयाल। उसमें सीधा सीधा ऑप्शन था दादू दयाल। अहमदाबाद से संबंधित संत कौन आएंगे? दादू दयाल, दादू दयाल जी। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए 48वां 48वां क्या बोलता है? 48वां कि महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। महिला घरेलू संरक्षण एक्ट कब पारित हुआ? 2015 में। अगला सवाल देखिए 49वां। अगला सवाल है कि भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की वास्तविक संख्या कितनी रह गई थी? तो कितनी थी? 299 शेष रह गई थी। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की संख्या कितनी थी? 299, उसका ऑप्शन सही था। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहां तक दिख रहा है। अगला सवाल था कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? तो 29, क्योंकि 11वीं अनुसूची के विषय का संबंध किससे है? पंचायती राज से, और पंचायती राज में 29 विषय है। 11वीं अनुसूची में विषय वहां पर क्या आंसर रहेगा? 29 विषय है। ठीक है, कितने सवाल हो गए? 50 सवाल। 50 सवाल हो चुके हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल था कि भूताला का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध? क्या हुआ? भूताला युद्ध। तो किस किस के मध्य हुआ भूताला युद्ध? जैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। ठीक है, अगला सवाल 52वां। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि प्रशांत महासागर की धारा कहां से संबंधित है? अलास्का से संबंधित है। प्रशांत महासागर का संबंध किससे? अलास्का से। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए। अगला है कि शांत कटिबंध ध्रुवों पर अंटार्कटिका भूमध्य के आसपास, सॉरी शांत कटिबंध क्या है? ऐसा कुछ सवाल था ना, शांत कटिबंध से संबंधित। तो ध्रुवों पर अंटार्कटिका भूमध्य के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। शांत कटिबंध, तो ये क्या कहलाएगा? ध्रुवों पर अंटार्कटिका भूमध्य के आसपास का क्षेत्र। अगला सवाल है कि राउट केला का संबंध किससे है? तो राउट केला का संबंध किससे? जर्मनी से। ठीक है, राउट केला का संबंध किससे है? जर्मनी से। देखिए मैं यहाँ शॉर्ट में कराता जा रहा हूं, आपको क्वेश्चन पता है, उसका आंसर बताता जा रहा हूं सीधा सीधा। ठीक है, अगला है कि सीमेंट उत्पादन हेतु उचित दशा वाला जिला कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। सीमेंट उत्पादन हेतु तो क्या आएगा? चित्तौड़गढ़। अगला सवाल देखिए 56वां सवाल क्या कहता है कि विनाशकारी भूकंप तरंगे कौन सी होती है? उसमें तरंगे जैसे ऑप्शन होता है एल तरंग, पी तरंग, एस तरंग या एस स्टार तरंग। तो उसमें आपका आंसर होगा एल तरंग। विनाशकारी भूकंप तरंगे, विनाशकारी भूकंप तरंगे कौन सा है? एल तरंग।
अगला सवाल देखिए 57वां। अगला सवाल क्या बोलता है कि एक मिलान का क्वेश्चन था कि निम्न में से महाजनपदों की राजधानी असत्य है, तो उसमें असत्य बताना था। तो असत्य क्या रहेगा उसका आंसर? अश्मक का काशी, ऐसा कुछ रहा था, काशीपल्ली ऐसा कुछ नाम था उसका। महाजनपदों की राजधानी असत्य है, तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका? अश्मक का था ना, एक अश्मक वाला ऑप्शन। तो अश्मक का क्या ऑप्शन था उसमें? काशीपत्य इसका कुछ नाम था ऐसा, काशीपल्ली ऐसा कुछ नाम था ना, वही ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल की बात करता हूं। अगला सवाल कि निम्न में से जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो जैन धर्म से संबंधित क्या नहीं था उसमें? था ना अद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद जैन धर्म से संबंधित नहीं है। जैन धर्म से संबंधित नहीं है, पूछ रहा था, नहीं है। ठीक है, तो नहीं में क्या आएगा? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद क्या आएगा? अद्वैतवाद। उसके बाद अगला सवाल था कि डोल्डन पेटी स्थित का है, तो भूमध्य सागर के मतलब भूमध्य के आसपास डोल्डन पेटी। डोल्डन पेटी स्थित है, तो ये क्या है? भूमध्य के आसपास, भूमध्य के आसपास। अगला सवाल उसके बाद 60वां सवाल है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि जयपुर राजधानी बनी थी किस कमेटी की सिफारिश पर? तो सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर 1956 में हुई थी ना। जयपुर राजधानी बनी कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? सत्यनारायण समिति की है, सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर बनी थी। कितने क्वेश्चन हो गए? 60 क्वेश्चन अभी तक हो चुके। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब बार बार करना नहीं पड़े। ठीक है, अगला सवाल 61वां सवाल था। 61वां सवाल क्या बोलता है कि पृथ्वी का घनत्व कितना है? एक था ना पृथ्वी का घनत्व से संबंधित सवाल था, तो 5.5 एक ऑप्शन था, 5.5 पृथ्वी का घनत्व, तो कितना होगा? 5.5 वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। 62वां सवाल देखिए। अगला सवाल, एक सवाल था कि भूमध्य रेखा पर दो अक्षांशों की मध्य दूरी कितनी रहेगी? तो 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर दो अक्षांशों की दूरी तो कितनी रहेगी? 111 किलोमीटर वाला ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा? 111 किलोमीटर वाला। 63वां सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि सन्निधाता मौर्य काल का एक सवाल था ना, कोषाध्यक्ष क्या होता है, था ना, एक सन्निधाता मौर्य काल का संबंध एक सवाल था, उसका ऑप्शन मुझे याद है अभी। सन्निधाता मौर्य काल से संबंधित एक सवाल था, उसको ऑप्शन मुझे याद है, आप कमेंट बॉक्स में उसका मुझे ऑप्शन बताना। उसके बाद अगले सवाल, अगला 64वां सवाल साइकोलॉजी में आ जाते हैं। तो एक सवाल था कि वह परीक्षण जिसमें वैधता, व्यवहारिकता व व्यापकता शामिल होती है, तो किस टाइप के होते हैं? वस्तुनिष्ठ, था ना एक सवाल। वह परीक्षण जिसमें वैधता, था ना, वैधता व्यवहारिकता वाला, वैधता व्यवहारिकता व व्यापकता, तो इसका आंसर क्या रहेगा? वस्तुनिष्ठ। देखिए मैं यहां पूरा सवाल नहीं लिखूंगा, आप सवाल समझ जाना, आपने पेपर दिया है, आपको हिंट से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल 65वां देखिए, जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस में पाई जाती है? तो संवेदी गामक में। क्या होता है? संवेदी गामक अवस्था में। जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व तो किस में आएगी? संवेदी गामक में। संवेदी गामक में है ना, समझ गए ना? पहली अवस्था, जीन पियाजे की पहली अवस्था, 4 अवस्थाएं दी उसने, संवेदी, पूर्व, उसका संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक है ना, इस तरह से वो सवाल। इसके बाद अगला सवाल देखिए 66वां।
पीएम कौशल योजना का शुभारंभ, पीएम कौशल योजना तो प्रारंभ 2015 से। कब से? 2015 से। अगला सवाल देखिए, व्यक्तित्व मापन का संबंधित सिद्धांत कौन सा है? व्यक्तित्व मापन का संबंधित सिद्धांत कौन सा है? 16 पीएफ प्रश्नावली केटल ने दी थी व्यक्तित्व मापन की। व्यक्तित्व मापन का संबंधित सिद्धांत तो 16 पीएफ प्रश्नावली, और ये किसने दी थी? केटल ने। व्यक्तित्व मापन में पढ़ते इसके उनके बारे में। 68वां अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था ना? तो एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन उसमें से था ना, उपयुक्त सभी। एनसीएफ 2005 में तो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी है ना। उसमें क्या था कि पाठ्यक्रम को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, विद्यार्थियों के ऊपर परीक्षाओं से संबंधित बोझ को कम करना, है ना, ये सवाल। उसके बाद अगला सवाल था कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अव्यक्तित्व बुद्धि वाले की विशेषता क्या है? तो उसमें भी उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही रहेगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अव्यक्तित्व बुद्धि वालों की विशेषता, तो इसमें क्या आंसर रहेगा? उपयुक्त सभी। क्या आंसर रहेगा? उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला सवाल देखिए, 70वां सवाल देखिए, इसमें एक सवाल था कि कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कानून और व्यवस्था अभिविन्यास का संबंध कौन सा चरण है? तो उसमें रहेगा सामाजिक व्यवस्था वाला चौथा चरण। कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कानून व व्यवस्था अभिविन्यास का संबंध वाला, तो समझ रहा है इसमें कौन सा रहेगा? सामाजिक व्यवस्था वाला, तो कौन सा है? चौथा वाला। ठीक है, अब तक कितने सवाल हो गए? 70 सवाल हो चुके हैं आपके सामने। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 71वां देखिए कि आरटी एक्ट 2009 की धारा 29 का संबंध किससे है? धारा 29 का संबंध किससे है? पाठ्यक्रम में, सिलेबस से। आरटी एक्ट 2009 की धारा 29 का संबंध किससे है? पाठ्यक्रम इसका सही आंसर रहेगा। 72वां सवाल देखिए कि कार्ल रॉजर्स के ऐसी का संबंध था मानवतावादी से, किससे संबंध था? कार्ल रॉजर्स के ऐसी का संबंध किससे है? मानवतावादी। किससे? मानवतावादी। ठीक है, किससे संबंध है? मानवतावादी। अगले सवाल लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। 73वां सवाल देखिए, संस्कृत में था कि ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई का उच्चारण तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अगला सवाल था कि अनुस्वार का उच्चारण क्या है? नासिका। क्या है? नासिका। अनुस्वार का नासिका वाला ऑप्शन इसका एकदम सही है। उसके बाद अगला सवाल 75वां था कि एक प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से हैं? तो ई, उ, री, ली। कौन सा प्रत्याहार? एक प्रत्याहार, तो इसमें ऑप्शन कौन सा देगा? ई, उ, री और ली, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल देखिए, 76वां सवाल, जल्दी कर रहे हो। एक सवाल था कि विरचित में संधि कौन सी है? विरचित में संधि कौन सी है? तो विरचित प्लस इव यानी गुण संधि। विरचित में संधि विच्छेद क्या होगा?
कौन सी संधि थी? असत्यंत में अस्थि प्लस अन्यथा यानी यण संधि। उसके बाद बात करें 78वां सवाल। 78वां सवाल है आपके सामने कि एक सवाल था ना प्रशति, प्रदर्शति में कौन सा लकार, लकार का सवाल था, तो लट लकार। वो सवाल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। प्रदर्शति में लकार, तो लकार क्या रहेगा उसमें? लट लकार, लट लकार। उसके बाद अगला सवाल देखिए 79 का। एक था कि संतति, संतति में विभक्ति कौन सी है? द्वितीय विभक्ति थी संस्कृत में। संतति में विभक्ति द्वितीय विभक्ति कौन सी? द्वितीय विभक्ति। उसके बाद अगला सवाल देखिए, इसका सवाल यहां लिख रहा है। एक था सवाल कि सा सदैव पुस्तकें पठती, इसका कुछ पूछा था, इसका कुछ कन्वर्ट करना था, तो इसका आएगा, दिख रहा है यहां पे, सा सदैव पुस्तकें पठती, तो उसका क्या रहेगा? तया, था ना ऑप्शन, तया सदैव, तया सदैव पुस्तकम, पुस्तकम पठ्यते, क्या रहेगा? तया सदैव पुस्तकम पठ्यते। कितने सवाल हो गए? 80 सवाल हो चुके हैं अभी तक। कितने? 80 सवाल। इन 80 में से आपके कितने अभी तक सही होते जा रहे हैं, वो आप शुरू करते रहना है, आप कमेंट में बताते रहना कि अभी तक आपके कितने सही हो रहे हैं इनमें से। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल क्या था कि पिता भिक्षु को धन देता है, पिता भिक्षु को धन देता है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना था, तो पिता भिक्षु या धनम ददाति, पिता भिक्षु को धन देता है, तो संस्कृत में अनुवाद क्या होगा इसका? पिता भिक्षु का है धनम ददाति, क्या आंसर रहेगा? पिता भिक्षु का धनम ददाति। अगला सवाल देखिए भैया, ऐसी हो जनमत में प्रत्यय कौन सा था? जनमत में प्रत्यय, जनमत में प्रत्यय, तो इसमें कौन सा रहेगा? तस्सील प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय वाला? तस्सील। उसके बाद अगला सवाल देखिए ऐसी हो कि 35 को संस्कृत में क्या लिखना था? 35 को संस्कृत में तो क्या लिखोगे? पंच त्रिशंत। क्या है? पंच त्रिशंत वाला ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला था कि पद्य शिक्षण की, पद्य शिक्षण की विधि नहीं है, विधि नहीं है पूछा था, तो नहीं है कौन सा? इसका सही आंसर था निगमन। इसका निगमन ऑप्शन सही है, बाकी व्याख्या विधि, टीका विधि, खंडान्वय विधि, ये सब पद्य शिक्षण की विधियां होती है। उसके बाद है 85वां सवाल कि विश्वव्यापी सुविधा विश्वसनीय को मापा जाता है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। संस्कृत में था यह सवाल, विश्वव्यापी सुविधा विश्वसनीय, तो ये कौन सी प्रकृति में आती है? वस्तुनिष्ठ में। इसका वस्तुनिष्ठ ऑप्शन सही था इसका आंसर। अगला देखिए 10:15 यानी 10:15 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? 10:15 को क्या बोलेंगे? सपाद दश वादनम, सपाद दश वादनम, सपाद दश वादनम। अगला सवाल देखिए अस्तित्व में प्रत्यय कौन सा है? अस्तित्व में प्रत्यय, तो यहां प्रत्यय कत्वा, अस्तित्व में प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा है? कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय वाला ऑप्शन इसका सही है, एकदम आंसर सही है। उसके बाद है कि महति शक्तिम, एक सवाल था महति शक्तिम जो विशेषण विशेष से संबंधित था। महति शक्तिम किससे था?